हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़। और इस सीरीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये है इसका पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके आपको आज का चैप्टर अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आज के पार्ट में हमें जो पढ़ना है दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में जो हमें पढ़ना है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आपको पहले से पता होगा, लेकिन आज हम लोगों को डिटेल में डीमोनेटाइजेशन को समझना है कि डीमोनेटाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो देखिए, 8 नवंबर 2016 ये एक ऐसी तारीख है जिसने भारत देश में एक इतिहास रच दिया था। इस तारीख में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 8 बजे टीवी पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि आज से 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहने वाले। इसका क्या मतलब है? जैसे उन्होंने ये शब्द कहा तो फिर ये जो बात है ये आग की तरह पूरे भारत देश में फैल गई। तो जो लीगल टेंडर जो शब्द होता है, इसका मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मतलब 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। इस कॉन्सेप्ट को डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि अपने जो नोट हैं उनकी वैल्यू को ज़ीरो कर देना या उनकी वैल्यू को बिल्कुल नील कर देना। इस कॉन्सेप्ट को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। डीमोनेटाइजेशन जब नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो उसके बाद अगले ही दिन से लोगों की भीड़ लग गई थी बैंकों के सामने। बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई बैंकों के सामने, क्योंकि लोगों को अब ये टेंशन हो गई थी कि हम कैसे अपने 500 और 1000 रुपए के नोट जो हमारे पास पड़े हुए हैं इसकी वैल्यू जीरो हो गई। इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब कि जो हमारे करेंसी की जो वैल्यू है उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई। मतलब जो करेंसी के नोट्स हैं अब वो एक पेपर बन के रह गया और उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो जब भी डीमोनेटाइजेशन किया जाता है तो जो पुराने नोट्स होते हैं उनकी वैल्यू को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगर वो अगले दिन उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे उन्हीं नोटों के ऊपर, तो वो मान्य नहीं रहेंगे, वो वैलिड नहीं रहने वाले, वो करेंसी बंद हो गई। तो जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो 500 और 1000 रुपए के नोट हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रखे थे, और वो जो वैल्यू थी वो थी 86.9%। मतलब 86.9% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट के फॉर्म में इंडिया में चल रही थी जिस दिन ये आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया। अगले ही दिन बहुत लंबी लंबी कतारें लग गई बैंकों के आगे। तो फिर उनको ये बोला गया लोगों को कि आपके जो पुराने नोट हैं वो आप बैंकों में ले जाओ और उसके बाद आप उनको बदल लो नए नोटों के साथ। लोगों ने ये जो मूवमेंट था इसको इस तरह से देखा कि इस मूवमेंट को, गरीबों को उन्होंने सोचा कि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो अमीर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त ये कार्रवाई की गई थी डीमोनेटाइजेशन के द्वारा। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया इस मूवमेंट को, और लोगों ने इसके ऊपर अपनी सहमति जताई, और लोगों ने इस मूवमेंट का बहुत ज़्यादा साथ भी दिया। लोगों की विश्वास था कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो ये डिमोनेटाइजेशन किया है, ये टैक्स को या वो लोग जिन्होंने ब्लैक मनी को अपने पास इकट्ठा कर रखा है उससे हमें कहीं हद तक छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन को चुना था और ये अप्लाई हुआ था 8 नवंबर 2016 को। अब सपोज करिए एक 2000 रुपए का नोट है और गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर नहीं कह रखा है, तो फिर वो 2000 रुपए का नोट है वो जो आपके हाथ में है वो बस एक पीस ऑफ पेपर है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि एक नोट जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बंद खुद नहीं कर देती, तब तक वो पूरी इंडिया में वैलिड माना जाएगा। मतलब आपके पास जो भी नोट है, चाहे वो 500 का हो चाहे वो 1000 रुपये का हो, उसकी उतनी परचेजिंग पावर है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये का नोट है तो इसका मतलब ये है कि आप 1000 रुपये का नोट मार्केट में ले जा सकते हो और 1000 रुपये की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो तो वो 1000 रुपये की वैल्यू आपको देगा। ये उसकी परचेजिंग पावर है। तो जब ये मूवमेंट हुआ तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में अचानक से लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, अचानक से पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। उसके बाद हमारा जो देश है अचानक से डिप्रेशन में चला गया। अचानक से हमारे देश के जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जो बैंक थे, सब के एकदम से अगले ही दिन से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे देश में हो गई। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने इसलिए इसको ऐसा किया जिससे कि जो हमारे देश में ब्लैक मनी जो लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था, या वो लोग जिन्होंने बहुत सालों से टैक्स जमा नहीं किया था, सरकार चाहती थी कि वो सारा लोग अपने टैक्स को जमा करें बैंक में, या फिर वो जो पैसा हमारा ब्लॉक हो गया है उसको वापस अपने देश के सर्कुलेशन में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, इसको समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन किन करेंसी का किया? बड़े नोटों का। वो था 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट। 500 और 1000 विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब जो हमारे देश में सर्कुलेशन में पैसा था उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद इट वॉज अमाउंटेड टू द विड्रॉल ऑफ 86.9% ऑफ करेंसी। इसका ये मतलब है कि हमारे देश में 86.9% करेंसी, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो सारा वापस ले लेना, सारे पैसे को कैंसिल कर देना। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है किसी भी देश के लिए। अगर मैं बात करूं 86.9% ऑफ करेंसी की, तो अगर मैं इसकी आपको एक्चुअल वैल्यू बताऊं तो वो है 15.4 ट्रिलियन। मतलब 15.4 ट्रिलियन रुपीस की ये वैल्यू है जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे। इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने एक पाई डायग्राम बना रखा है। 86.9% वो पैसा जो सरकार ने बंद कर दिया और बचा कितना? 13.11%। 13.1% पैसा ऐसा है जो सरकार चला रही थी, जिसमें क्या आ गए थे? 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट। बाकी 500 और 1000 रुपए की सरकार ने बंद कर दिए थे। तो ये है आपका डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डीमोनेटाइजेशन से ऐसा सरकार ने स्टेप्स क्यों लिए? डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया जिससे कि जो हमारे देश में लोग पैसों की चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, या सरकार एक नया जीएसटी, आपने सुना होगा जीएसटी, इसको देश में अप्लाई करने का सोच रही थी। इसलिए जीएसटी तभी अप्लाई किया जा सकता है जब आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम हो। लोग क्या करते थे? सेविंग्स कम करते थे और अपने पास, मतलब बैंकों में सेविंग कम करते थे और ब्लैक मनी, मतलब अपने पास वो पैसा जिस पे टैक्स पे ना हुआ हो वो अपने पास रख लेते थे। सरकार पैसा इशू करती थी, लोगों के पास जाता था, लेकिन रिटर्न बैंक में कम आते थे। तो सरकार इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करती थी बिकॉज ऑफ लिक्विड क्राइसिस। पैसा कम जाता था बैंकों में, लोग पैसा जमा बैंक में कम करते थे। तो जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने बोला कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, या वो पैसा जिस पे अभी तक टैक्स पे नहीं हुआ है, वो लोग आए और टैक्स को जमा करें विद पेनल्टी। मतलब आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक टैक्स भी नहीं पे किया, वो पहली बार बैंक में गए, पैसा जमा कराया, टैक्स को जमा कराया, और फिर बहुत सारा पैसा, वो पैसा जो बहुत सालों से बैंकों में आया ही नहीं था, वो वापस बैंक में जमा हुआ। तो फिर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि लोगों ने वापस पैसा हमारे पास जमा किया। उससे ये पता चल पाया कि हमारे देश में कितना पैसा है जो वापस नहीं आया था, उससे उनको मनी कैलकुलेशन करने में फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर कुछ उसके
फीचर्स लिखे हैं और यहाँ पर इसके कुछ इम्पैक्ट हैं जो हमें डिमोनेटाइजेशन के समझने हैं। तो डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या फीचर हैं, मतलब क्यों इसको लगाया गया, तो समझ लेते हैं। पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मतलब सरकार चाहती थी कि बहुत सारे लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया था। हमारे देश में ऐसे ही होता था कि बहुत सारे जो रिच पीपल हैं वो लोग क्या करते थे, टैक्स को बचा लेते थे या कुछ भी सेटिंग करते थे इस तरह से कि होती थी उन्हें इनकम, दिखाते थे नुकसान और बीच के पैसे को अपने पास रख लेते थे। तो सरकार चाहती थी कि हमारे पास लोग बहुत मैक्सिमम लेवल पे पैसा इनकम टैक्स के तौर पे भरे, लेकिन वो कैसे पता चलेगा। तो सरकार ने क्या किया, 500 और 1000 रुपए के नोटों को ही बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, जिन लोगों ने फालतू जमा करके रखा हुआ था अपने घरों में पैसा, वो वहीं का वहीं डेड हो गया। अब उन पे दो रास्ते थे, या तो बैंक में चले जाओ, टैक्स को जमा कर दो, या उन पैसों में आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने अपनी गलती को माना और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने गए और उन्होंने अपना बताया कि उन पे कितना पैसा पड़ा है, टैक्स भरा और उनका जो पैसा है उनको उन्होंने फ्री कर दिया। और कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो उन पे इतना पैसा था कि कुछ तो उन्होंने दिखाया, कुछ उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो पैसा बस जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ही रह गया था, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। तो ये लोगों ने किया और सरकार ऐसा चाहती थी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, जो टैक्स रिलेटेड जो भी मेजर है, सरकार वो लेना चाहती थी। दूसरा, टैक्स इवेसिव कंट्रोल मेजर। सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लोग टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे थे, तो सरकार चाहती थी बस जैसे भी किसी तरह ये टैक्स की चोरी रुक सके, तो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन अप्लाई किया। इसके बाद चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हुआ ये था कि लोग पहले सेविंग्स कम करते थे, तो सरकार चाहती थी कि मैक्सिमम लोग सेविंग्स करें और लोग क्या करें, कम कैश का इस्तेमाल करें, मतलब वो कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते थे, जैसे और देशों में भी होता है। मैक्सिमम काम फ़ोन पे हो जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीधा फ़ोन पे हो जाती है, जैसे अब हम लोग करते हैं। ये चीज़ हम पहले नहीं करते थे, जैसे पेटीएम हो गया, जैसे आप जो भी वॉलेट का इस्तेमाल करते हो, जो भी आप आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ये पहले इतने पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी आया और उसके बाद आपकी जो कैशलेस इकोनॉमी है उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट तभी मिल पाया क्योंकि पहले क्या हो चुका था, डिमोनेटाइजेशन हो चुका था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रही थी। उसके बाद क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि हमारे जो देश में जो कैश हो वो ज़्यादातर बैंकों में ही पड़ा रहे और लोग जो हो कैशलेस काम करें, मतलब मोबाइल फ़ोन की हेल्प से, ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से या फिर नेट या कंप्यूटर की हेल्प से ही सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग कैश बैंक में डिपॉजिट करें और सिर्फ सारा कैश में ट्रांजैक्शन करें। और ऐसा हुआ भी, मतलब लोगों को लगता था कि गरीब आदमी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अब आप देखेंगे जितने भी सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, वेजिटेबल वाले हो गए, आपके जूस वाले हो गए, जितने भी जो लो लेवल के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी पेटीएम इस्तेमाल करना सीख गए, भारत पे इस्तेमाल करना सीख गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीख गए। तो वो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। पहली बात, उनका कैश में लेन देन कम हो गया। दूसरी बात, सारा काम का ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड वो भी देख सकते हैं, पेमेंट आई किससे, पेमेंट गई किससे, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। रिसेंटली पे अगर आपको एग्जांपल दूं, कोरोना में ऑब्वियस सी बात है, जब कोरोना आया तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको कैश, मतलब कैश ऑब्वियस सी बात है, बैंक सारे कैश, एटीएम सब खत्म हो गया पैसा, तो लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन तो लोगों ने छोड़ा, सारे लोगों ने मैक्सिमम इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन किए। तो ये भी बहुत फ़ायदा हुआ था, इस जो मूवमेंट हुआ था इसके बदौलत। इसके बाद इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट ये हुए कि सबसे पहले रियल इस्टेट की जो प्राइस थे, पहले रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी खरीदना बहुत महंगा था। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, प्रॉपर्टी की रेट डाउन आ गए। उसके बाद टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड रेट पर इनकम टैक्स लोगों ने जमा किया। मतलब पहले लोग बहुत कम टैक्स जमा करते थे, जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब टैक्स प्रॉपर तरीके से जमा करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैक्स की वापसी आई, जो पहले नहीं आती थी अब आनी शुरू हो गई। इसके बाद हम बात करें
मनी इंटरेस्ट रेट, तो हमारे जो कैश ट्रांजैक्शन है उनमें कमी आई है। बैंक डिपॉजिट बढ़ा है, लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और ट्रांजैक्शन उन्होंने पेटीएम से या भारत पे से या जो भी आप वॉलेट इस्तेमाल करते हैं उससे उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, लोगों की सेविंग इंक्रीज हो गई, लोगों का पैसा बैंकों में भरना शुरू हो गया। पब्लिक वेल्थ डिक्लाइन, मतलब जो पब्लिक वेल्थ है उनकी उसमें क्या हुआ, उसमें डिक्लाइन हुआ रियल एस्टेट प्राइसेस का, जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो भी नीचे आए। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर, अगर हम सरकार सेक्टर की बात करें तो उन पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। सरकार बस चाहती थी कि जो रिच पीपल है जिन्होंने ऐसा अनअकाउंटेड कैश अपने पास रखा हुआ है उसको वो वापस लाना चाहती थी, और सरकार इस पे कहीं हद तक काम भी उनका पूरा सक्सेसफुली हुआ। आई होप आपको ये डीमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अब इसके बाद हम इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलना है, और वो जो टॉपिक होगा दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट था जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में लिया था। तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।